और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का फस्ताई इक़दाम, सूबाई असम्बली स्पीकर और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली को दोबारा महकमा कानून का स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत असम्बली की तलबी और इख्तिताम का इख्तियार सेक्रेटरी असम्बली की बजाय सेक्रेटरी कानून के पास होगा। ऑर्डिनेंस के तहत स्पीकर से अफसरान को सजाएं देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं गवर्नर का जारी करदा ऑर्डिनेंस मार्शल लॉ के मनाफी है। आमरीत के खात्मे के लिए हर कुर्बानी देंगे। पंजाब हुकूमत का आमिराना इक़दाम, पंजाब असम्बली के इख्तियारात महदूद। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत खत्म कर दी गई। पंजाब असम्बली को दोबारा महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब हुकूमत ने सूबाई असम्बली को दोबारा महकमा कानून का स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिया। ऑर्डिनेंस के तहत स्पीकर से अफसरान को सजाएं देने का इख्तियार भी वापस ले लिया गया है। असम्बली की तलबी और इख्तिताम का इख्तियार सेक्रेटरी असम्बली के बजाय सेक्रेटरी कानून के पास होगा। नई ऑर्डिनेंस के तहत सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी महकमा कानून के मातहत होंगे। पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम पर फवाद चौधरी ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसा तो मार्शल लॉ की हुकूमतों में भी नहीं हुआ। अब जिद्दोजहद मुल्क में जमहूरियत की बहाली की है। आमरीत के खात्मे के लिए हर कुर्बानी देंगे। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून शाह खावर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त का। एक मामला वो है कि जो सरकारी अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको असम्बली के और मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से जो ऐवान है उसके इख्तियारात देना, आइन इस हवाले से क्या कहता है? क्या किसी भी तरह से ऑर्डिनेंस जारी करके जो जमहूरी मामलात हैं वो किसी भी तरह से सरकारी अफसरान के हवाले हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि जो ऑर्डिनेंस होता है, चाहे वो सदारती ऑर्डिनेंस हो या गवर्नर का ऑर्डिनेंस, वो किन सूरतों में जारी हो सकता है। वो उन सूरतों में जारी होता है कि जब असम्बली का इजलास ना हो रहा हो और असम्बली इन सेशन ना हो और उसमें कोई ऐसी एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसके तदारक के लिए एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है, एक सदारती ऑर्डिनेंस की। वरना तो हर कानून का तरीकाकार तो यह है कि वो तो हाउस में पेश होता है। अगर वो वफाकी कानून हो कौमी असम्बली या सेनेट में या उसके बाद दूसरे ऐवान में भेजा जाता है या मुश्तरका इजलास में भी किया जा सकता है। तो पंजाब असम्बली तो सिंगल हाउस होता है, तो उसको बाईपास करना जो है, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे अजाइम होते हैं। क्योंकि इसके बारे में हमारी जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी इस पे शदीद नापसंदीदगी का इजहार कर चुकी है कि आप कोई भी कानून साजी का जो असल तरीकाकार है उसको बाईपास करके आप ऑर्डिनेंस का सहारा न लें। और अगर हम इसको देखें पंजाब असम्बली के हवाले से, तो आपको याद होगा कि कल जो इजलास बुलाया जा रहा था बजट के लिए, वो रात को गवर्नर ने उसको प्रोरोग कर दिया और उसके बाद उसकी प्रोरोगेशन के दौरान ये ऑर्डिनेंस जो आप बता रहे हैं कि जो पंजाब असम्बली के जो इंटरनल रूल्स जो थे, प्रिविलेज या जो स्पीकर के जो इख्तियारात थे किसी भी सिविल सर्वेंट को बुला के प्रिविलेज मोशन के दौरान उनको सरजनिश करना या उनको जो भी करना, उसको बाईपास एक विंडो थोड़ी सी भी मुयसर हुई, उसमें ऑर्डिनेंस को लाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब तरीकाकार नहीं है कानून साजी का। जो कानून साजी का तरीकाकार है कि असम्बली के अंदर, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों जानिब से जो है वो आइन और कानून को जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर हो, वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी चीज ये है कि हर आईनी ओहदेदार ने, चाहे वो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, इवन सूबाई असम्बली के मेंबरान है, वो उन्होंने अपना ओथ लिया हुआ है। उन्होंने आइन और कानून की हिफाजत का जो है वो हलफ ले लिया हुआ है और वो हलफ ये भी लेते हैं कि हम अपने फराइज। शाह खावर साहब, एक चीज मैं इसी में एक सवाल भी ऐड कीजिएगा। खातर नहीं रखेंगे शाह खावर साहब, 12 करोड़ के सूबा जिसका ऐवान और उसके कस्टोडियन के जो इख्तियारात है उसको महदूद करके ग्रेड 21-22 के अफसर को इख्तियारात दे दिए जाए, क्या इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है इस वक्त अदालत? जी बिल्कुल, चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी होता है और वो गजट नोटिफाई हो जाए तो वो तो कानून का दर्जा तो उसको हासिल हो जाता है। सही। तो अब इसको जब अदालत में चैलेंज किया जाएगा, अदालत इसके ऊपर जो है
कांग्रेस लेगी, फिर नोटिस जारी होंगे, वो तो एक लंबा प्रोसीजर है। ठीक। लेकिन वक्ती तौर पे उनके पास एक जो है कानूनी इंस्ट्रूमेंट आ गया है कि जो आपने देखा है कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो अपने उसी रूल्स आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था, अब इस ऑर्डिनेंस की रूह से वो अब उनको तलब नहीं कर सकते, अब वो चला गया है वजारत कानून के पास वो इख्तियार। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक स्पीकर के इख्तियार को या एक जो हाउस का अपना एक इख्तियार है सूबाई असेंबली का, उसको आप सरकारी अफसरान को कैसे जो है तफवीज कर सकते हैं। तो अब सरकारी अफसरान जो हैं वो पंजाब असेंबली हाउस के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। और पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान ऐवान में पहुंच गए हैं। इजलास 1 घंटा 41 मिनट ताखीर से शुरू। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कर रहे हैं। महावेश सुहेल हमारे साथ हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। महावेश, इजलास शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, 1 घंटा 40 मिनट के बाद जो है वो इजलास जो है वो स्टार्ट हुआ है पंजाब असेंबली का। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर अनायतुल्लाह ने पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान किया। इजलास में मरहूमीन मकसूद चपरासी और डॉक्टर रिजवान के इसाले सवाब के लिए जो है वो दुआए मक़सद भी कराई गई और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो है वो ऐवान में खड़े होकर खिताब भी किया और अता ताला ने बेहुदा इशारा करके हम सब की तौहीन की। ये कहना है यास्मीन राशिद का। इस मामले पर कार्रवाई जो है वो कहना था यास्मीन राशिद का। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सूबाई वजीर दाखिला तारा के खिलाफ जो है वो तहरीक भी स्टार्ट करने का कहा गया है। इस पंजाब असेंबली ने मुस्तक़िल तौर पर मंजूर कर ली है और तहरीक पीटीआई के रुकन असेंबली पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐवान में जमा करा दी है। अता तारा ने ऐवान में नाज़ेबा इशारा किया। ये ठीक है। महावेश, बजट के हवाले से भी बताइएगा, बजट के हवाले से क्या खबर है? आज इजलास तो शुरू हो गया है। महाविश हमें आगाह कर रही थी, पंजाब असेंबली का इजलास शुरू हो चुका है और यहाँ पर बहस भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि 1 घंटा 41 मिनट ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ है। महाविश, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। FIA का सियासी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 करीबी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। केस में स्पीकर परवेज इलाही को भी तलब करने की तैयारियां होने लगी। मोनस इलाही ने इंतकामी कार्रवाइयों का जुर्रतमंदाना जवाब दे दिया। बोले, ये क्या गिरफ्तार करेंगे, FIA दफ्तर में खुद पेश हूँगा, मुकदमात से डरने वाला नहीं, कुछ भी कर लें, इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। शहबाज सरकार में FIA का सियासी इस्तेमाल, परवेज इलाही और मोनस इलाही के गिर्द इंतकामी कार्रवाई का चार्ज। FIA ने साबिक वफाकी वज़ीर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में पर्चा काट लिया। करीबी साथियों नवाज भट्टी और मसर इकबाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। FIA सराय के मुताबिक मुकदमा शुगर कमीशन की 2020 की इंक्वायरी रिपोर्ट पर दर्ज किया गया। केस में स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही को भी तलब करने की तैयारी कर ली। सराय के मुताबिक शवाहिद और आईनी और कानूनी शकों का जायजा लेने के बाद स्पीकर को तलब किया जाएगा। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और भांजे वाजिद अहमद खान बतौर फ्रंटमैन परवेज इलाही के लिए काम करते रहे। मोनस इलाही ने इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करने का ऐलान कर दिया। बोल से गुफ्तगू में साबिक वजीर बोले, खुद FIA के दफ्तर में पेश होऊंगा, ये मुझे क्या गिरफ्तार करेंगे, मैं खुद जा रहा हूँ। तो मुझे तो कोई नोटिस नहीं है। मुझे आज मीडिया से पता चला है कि कल रात को इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जिसको अरेस्ट कर ले। तो मैंने इनको क्योंकि आजकल आपको पता है वैसे ही पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, तो बजाय इसके कि ये टीमें तश्कील करें और इतना वो पेट्रोल साड़ेंगी मुझे ढूंढने में, तो मैंने कहा मैं खुद ही पेश हो जाता हूँ इनके पास। मोनस इलाही ने वाज़ेह किया, हुकूमत कुछ भी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। 2 माह में मुल्क का क्या हाल कर दिया। 30 साल मुल्क लूटने वालों को अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। रावलपिंडी में कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान बोले, अवाम महंगाई के समंदर में डूब रहे हैं, मजीद महंगाई आने वाली है। वजीर खजाना कहते हैं IMF को खुश करने के लिए मजीद महंगाई होगी। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो घर घर जाकर बताएं कि यह सियासत नहीं जिहाद है। इस बार कॉल दूं तो तैयारी से निकलना है। 30 साल मुल्क लूटने वालों को अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। 2 माह में मुल्क का क्या हाल कर दिया। अवाम महंगाई के समंदर में डूब रहे हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं IMF को खुश करने के लिए मज़ीद महंगाई होगी। चेयरमैन पीछे इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। रावलपिंडी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान बोले, 25 मई को हमारे कारकुनों पर जुल्म किया गया। किसी मार्शल लॉ में भी पुलिस और रेंजर्स को शहरियों पर शेलिंग करते नहीं देखा। इनको डर था कि अवाम सड़कों पर निकल आई तो इनके लिए खतरा होगा। मीडिया को कंट्रोल कर लिया गया है, सहाफ़ियों को धमकियां आ रही हैं। उन्होंने कहा मुल्क हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनान का बड़ा अहम किरदार है। इमरान खान ने कहा कि मजदूर और किसान तबका भी साथ है। घर में बैठी ख़वातीन, नौजवान तलबा और प्रोफेशनल्स तैयार हैं। इस बार डोर टू डोर जाएंगे, घर जा जाकर बताएंगे कि ये सियासत नहीं जिहाद है। कौमी सलामती कमेटी ने बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक की। मरासले में पाकिस्तान को बराह रास्त की धमकी दी गई थी कि अदम एतमाद नाकाम होगी तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो जाएगा, कामयाबी पर सब कुछ माफ़ कर देंगे। मरासले में बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल हुए। इमरान खान आज दोबारा चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे, तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। शीरी मजारी ने कहा इमरान खान ने जब से एब्सोल्युटली नॉट कहा तब से साजिश होने लगी। अमरीकी डिप्लोमेट नूर आलम से किस मकसद से मिले, साइफर वजीर खारजा से क्यों छुपाया गया, मरासला साजिश थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि साजिश में मुलव्वस लोगों के नाम सामने आ सकें। दम जो हम चाहते हैं वो करोगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे तो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर खुददारी की बात करोगे, अगर हकीकी आज़ादी की बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। ये थी हक़ाइक़ जो उस मरासले के अंदर मौजूद है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कौमी सलामती कमेटी के जो मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसके अंदर लिखी हुई है। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये तो हक, ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। वो मुलाकातें अमेरिकन एम्बेसी की हुई और पूरी डेट्स हम बना रहे हैं। आपके पास लिस्ट भी अनकरीब आ जाएगी, कौन से अमेरिकन एम्बेसी के ऑफिशियल्स कौन से हमारे डिसिडेंट से मिले। फरवरी से शुरू हुआ, नूर आलम से मिले और लोगों से मिले, वो सारा हम डिटेल में आपको दे देंगे। हम लिस्ट बना रहे हैं किस लिए मिले, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करने के लिए राजा रियाज से मिले होंगे, किस चीज़ के लिए मिले। कोई मकसद होता है ना कि डिप्लोमेट्स मिलते हैं या उन्होंने किसी मिनिस्ट्री को एड और असिस्टेंस का प्रोग्राम है या कोई फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन करनी है, नहीं तो क्यों मिले, ये सवाल भी उठता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि रुपए की बेकदरी थम न सकी। डॉलर की इंतहाई ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट में 208 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में भी कीमत 1 रुपए 84 पैसे इजाफे से 207 रुपए हो गई। डॉलर की ऊंची उड़ान, हुकूमत के फेल हो गए तमाम प्लान। इम्पोर्टेड हुकूमत में रुपए की बेकदरी थम न सकी। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा हो गया। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 208 पर जा पहुंची। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपए 84 पैसे इजाफा। डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 207 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। इम्पोर्टेड हुकूमत में डॉलर 24 रुपए 7 पैसे बढ़ गया। डॉलर महंगा होने से मुल्क की कर्जों में 2400 अरब रुपए इजाफा हो गया। जर्मनी में FATF का इजलास जारी है। इजलास में पाकिस्तान को इमरान दौरे हुकूमत की अनथक कोशिशों का फल मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज करने का बाकायदा फैसला होगा। इजलास में पाकिस्तान के अमल करदा 34 नकात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला अक्टूबर तक जारी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़, इमरान खान हुकूमत की 2 साल की कोशिशें रंग लाईं। रवां बरस पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज होने का कभी इम्कान। जर्मनी के शहर बर्लिन में FATF का इजलास जारी है। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में FATF एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान के तकरीबन तमाम 34 नुकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया है। FATF इजलास जर्मनी के शहर बर्लिन में 17 जून तक जारी रहेगा। जुलाई में FATF के वफ्द की पाकिस्तान आमद का भी इम्कान है। वफ्द पाकिस्तान के एंटी टेरर फाइनेंसिंग इक़दाम का जायजा लेगा। बर्लिन इजलास के बाद अगला इजलास अक्टूबर में पेरिस में होगा। इस इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का हतमी फैसला हो जाएगा।
साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि नून लीग और पीपी अदवार के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के दौर में मुआशी तरक्की में नुमाया इजाफा हुआ। 55 लाख अफराद के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हुए। कोरोना के बावजूद 31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई। गैर मुल्की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सेनेट में उनका कहना था कि पिछले दौर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2022 में 10%, जबकि सर्विसेज ने 6% से ज़ायद तरक्की की। 2004 और 2005 के बाद पहली दफ़ा 2 कंसेक्यूटिव सालों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5.5% से ज़्यादा हुई। वो पिछले इनके 10 सालों में कभी भी नहीं हुई। और ये कोविड जो है, जो कि 1 सदी में एक दफ़ा आता है, उसके बावजूद ये हुई। उनको ये भी भूल गया, ये एग्रीकल्चर ग्रोथ 2005 में 7% हुई। उसके बाद 2005 के बाद पहली दफ़ा एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% हुई। और ये पीटीआई की हुकूमत ने की, और ये खुद ये कह रहे हैं, ये इन्होंने खुद साइन किया, उसमें दस्तखत किए। मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हुई वो 2021 में 11.5% हुई और 2022 में 10.4% हुई, जो कि पिछले 10 सालों में नहीं हुई। और बराह रास्त इस वक्त आप देख रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्यों नहीं पेश किए जिससे बैरून मुल्क साजिश जो है वो बेनकाब हो या उसके शवाहिद पाकिस्तान की जो आला क़यादत है उसको मिले? क्योंकि आप झूठ बोल रहे थे, आप अगला बयानिया बना रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि 4 साल की नलायकी, चोरी, करप्शन, लूट मार के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। और आपको पता था कि जिस वक्त आपका गंद निकलेगा, जिस वक्त कोई भी फाइल उठाएं, हर फाइल के ऊपर आपकी करप्शन से हर फाइल अटी पड़ी है, आपके गंद से अटी पड़ी है, आपकी चोरियों और डकैतियों से अटी पड़ी है, मुल्की मफाद को बेचने की जो शवाहिद हैं उनसे अटी पड़ी है। और आप जब ये बात करें तो आप कहते हैं कि बैरून मुल्क साजिश हुई है। फिर आप एक बात और कहना चाहती हूं कि कल ISPR ने, DG ISPR साहब ने, उन्होंने कैटेगोरिकली वो स्टेटमेंट दिए जो बैरूनी मुल्क साजिश से जिस पे रिस्पॉन्ड करती है। फिर एक दूसरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, और वही प्रेस रिलीज जिसके अंदर दोबारा ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, अफवाज पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, जो तमाम क़यादत है फोर्सेस की, वो सब मौजूद थी। उस वक्त भी दूसरी प्रेस रिलीज में ये गया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं है। और अगर आपके पास तब भी कोई शवाहिद मौजूद थे तो आज की तारीख तक कोई एविडेंस, किसी किस्म का एविडेंस आपने पेश नहीं किया, ना उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जिसको आप चेयर कर रहे थे, ना उसके बाद आज तक। जेब से सफीर का खत निकालना वो 2 सफीरों के दरमियान की गुफ्तगू है जिसको US के स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई किया है। किसी किस्म की साजिश के जो आपका एक बयानिया है उसको, वो राय आपने जेब से निकाली, उस पे आपने सियासी मरियम औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और साबिका हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और अभी आपको खबर दें, लाहौर से ऐवान इकबाल में होने वाले बजट इजलास का मामला, हुकूमत का परवेज इलाही से राब्ता। परवेज इलाही ऐवान इकबाल आकर इजलास की सदारत करें। अदा तारड़, हम स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का 1 घंटा इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर करेंगे। हुकूमत ने परवेज इलाही से राब्ता किया है और परवेज इलाही ऐवान इकबाल आकर इजलास की सदारत करें, अता तारड़ का ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का 1 घंटा इंतजार करेंगे और अगर वो नहीं आएंगे तो इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, बताएगा स्पीकर की जानिब से कोई जवाब दिया गया इस पर? जी, क्योंकि ये हुकूमत की जानिब से रब्ता किया गया, परवेज इलाही को कहा गया है कि वो यहाँ पर आकर ऐवान इकबाल में आकर इजलास को प्रिजाइड करें, क्योंकि अब महकमा कानून की जानिब से ये इजलास बुलाया गया है पंजाब असम्बली का बजट इजलास। तो इसके ऊपर हुकूमत चाह रही है कि स्पीकर परवेज इलाही इसे इजलास को आकर प्रिजाइड करें। कहना है कि अगर हमारा रब्ता हो चुका हुआ है, हमने कह दिया, हमने अपना मैसेज जो है उन्हें कन्वे कर दिया गया है, और जब अगर वो नहीं आएंगे 1 घंटा उनका इंतजार किया जाएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी जगह पे डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी जो है वो इजलास कंडक्ट करेंगे और फिर इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी ताहाल जो है
PMLN का अपना पार्लिमानी इजलास वो जारी है। उस इजलास के बाद जो है हुकूमत जो अपना इजलास जो है वो ईवान इकबाल में शुरू करेगी और परवेज इलाही को जो मैसेज था इजलास कंडक्ट करने के हवाले से वो कन्वे कर दिया गया है। जी ठीक है आरिफ मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और आज कौमी असम्बली के बजट सेशन में वुज़रा और अरकान की अदम दिलचस्पी पर खुर्शीद शाह बरहम हो गए। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा, असम्बली को मजाक बना दिया गया है, हम खाली ऐवान में क्यों बैठे, ये तरीका रहा तो ऐवान में हम नहीं आएंगे, खाली ऐवानों में तकरीरें करके किसको सुनाते हैं। खुर्शीद शाह की तरफ से कोरम का मसला उठाने पर स्पीकर को इजलास 30 मिनट तक मुलतवी करना पड़ा। आज इस हाउस का हाल देख, नो वन कैबिनेट मिनिस्टर है, नो वन में सिर्फ एक मैं आता हूँ। जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है कि आपको आना चाहिए यहाँ पे। पहले पार्लियामेंट, हुकूमत पार्लियामेंट चलाती है, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं है, हुकूमतें नहीं चलती। हमने हमेशा पार्लियामेंट की बात की है, हमने अपनी जाने पार्लियामेंट के लिए, डेमोक्रेसी के लिए दी है। इसलिए नहीं दी है कि TADA लेके घर जाए और लोग मसाइलों में उलझे हुए हो, मेरा पाकिस्तान तरक्की न करे, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। मगर हम आज भी इस ऐवान को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। इलाके में हम अपने बड़े मोतबर होते हैं, हम पार्लियामेंटेरियन हैं, यहाँ क्यों नहीं आते। वाइस चेयरमैन PTI मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि गवर्नर पंजाब गैर आइनी इकदाम उठा रहे हैं। पंजाब का वजीर खजाना बजट पेश करने में नाकाम हो चुका। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि गवर्नर ने इजलास ऐवान इकबाल में तलब किया है, ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। जब स्पीकर मौजूद है तो डिप्टी स्पीकर की ज़ेरे सदारत इजलास क्यों हो रहा है, गवर्नर गैर आइनी इकदाम क्यों उठा रहे हैं। इस तरीके से बजट पास करवाया गया तो बजट भी गैर आइनी होगा। स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता और अगर कोई कर रहा है तो इससे पूरा निजाम दरम बरम हो जाएगा। ऐवान चल नहीं पाएंगे, कौमी असेंबली नहीं चल पाएगी, पंजाब असेंबली नहीं चल पाएगी। अगर स्पीकर हाउस को रूल्स के मुताबिक रेगुलेट करने का अख्तियार भी खो देता है तो फिर ये ऐवान मछली बाजार बन जाएंगे। और आज लोग जो देख रहे हैं वो कोई काबिले रश्क चीज़ नहीं है। ये दुनिया में आज इसके इमेजेस जा रहे हैं और इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं हो रहा। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का इमेज जो है वो बेहतर नहीं हो रहा, वो मुतासर हो रहा है। केस रुकने असम्बली का कितना असासा है। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर करदा असासों की तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान के पास 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद के असासे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख से जायद के मालिक निकले। कौन सा रुकन असम्बली कितना अमीर है, इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान के पास 14 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद के असासे हैं। चेयरमैन PTI का कोई कारोबार है ना जाती गाड़ी। वजीर आजम 24 करोड़ 50 लाख से जायद असासों के मालिक निकले। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क 13 करोड़ 74 लाख रुपए के असासे हैं। आसिफ जरदारी के असासे 71 करोड़ 42 लाख रुपए से जायद हैं। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए के मालिक हैं। वजीर खारजा बैरून मुल्क कारोबार भी करते हैं। असद कैसर 8.5 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। असद कैसर 1 करोड़ 17 लाख से जायद के मकरूज हैं। PTI वकील अनवर मंसूर का केस को फौरन फंडिंग का नाम देने पर एतराज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमले को लफ्ज ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। अनवर मंसूर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी अकबर एस बाबर की दस्तावेजात नाकाबिले तस्दीक करार दे चुकी है। दस्तावेजात मुस्तरद होने के बाद उनका केस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। फॉरेन फंडिंग का नाम देने पर एतराज, लफ्ज ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में PTI की मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की 3 रुकनी बेंच की समाअत। PTI वकील अनवर मंसूर ने कहा कि ये केस ममनुआ फंडिंग का है, फॉरेन फंडिंग नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनवर मंसूर के एतराज पर अपने अमले को लफ्ज ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। अनवर मंसूर ने बताया कि पार्टी अकाउंट्स में ममनुआ फंडिंग कबूल नहीं करते, ऐसी फंडिंग आई भी तो वापस कर दी गई। स्क्रूटनी कमेटी ने फंडिंग के सराय फराहम कर दिए। स्क्रूटनी कमेटी अकबर एस बाबर की दस्तावेजात नाकाबिले तस्दीक करार दे चुकी है। दस्तावेजात मुस्तरद होने के बाद इनका केस से कोई ताल्लुक नहीं रहा। और एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब इस वक्त न्यूज़ जाते जब आपको पता चल गया कि अदम अतमाद कामयाब होने वाली है तो आपने मुल्क के अंदर मईशत के लिए जो बारूदी सुरंगें बिछाई, IMF के कमजोर मुआहदे किए, पाकिस्तान की अवाम की किस्मत को आपने IMF के मुआहदे की भेंट चढ़ाया और कमजोर बुनियादों पर किए। ये जो किराए के तर्जुमान डायरेक्शन लेकर आते हैं बनी गाला से,
वो सारे मुस्तरद शुदा हैं। इमरान खान ने खुद उनको वजारतों से निकाला हुआ है। कभी करप्शन केस के ऊपर जिस शख्स को निकाला उसका कोई हिसाब नहीं किया। दवाइयों का स्कैंडल, गैस का स्कैंडल, पेट्रोलियम का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, किसी भी स्कैंडल के अंदर आपने जो वजीर फारिग किया उसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उसकी लूट मार की असाइनमेंट मुकम्मल होकर वो घर गए थे, जो आपका मकसद था। और आज जब वो कहानियां और वो दास्तानें निकल रही हैं तो डायरेक्शन लेकर आते हैं कि डाइवर्ट करो, मीडिया को डाइवर्ट करो, इस किस्म की बात करो अदारों पे कि मीडिया डाइवर्ट हो, हुकूमत पे इस तरह की बात करो, क्योंकि हुकूमत डाइवर्ट होने वाली नहीं है। अदारे न्यूट्रल हैं और पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका डाला हुआ गंद, आपकी करप्शन का गंद, आपकी महंगाई का गंद, आपकी मईशत माशी तबाही का गंद, आपका बेरोजगारी का गंद और पाकिस्तान की आवाम को जो आपने बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पीसा है, हम उसका गंद साफ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ना सिर्फ वो गंद साफ करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे मुल्क को। ये मुश्किल फैसले ज़रूर हैं, हमें इस बात का हम समझते हैं, वज़ीर आज़म ये सोच और फिक्र रखते हैं कि अवाम आज मुश्किल में है और इसीलिए दिन रात काम कर रहे हैं। यही वो वजह है अवाम को रिलीफ देने के लिए और माशी डायरेक्शन को सेट करने के लिए। और ऐसी शैतानी लोग जो मुल्क की मईशत से खेलते हैं, जो अवाम की भूख के साथ खेलते हैं, अवाम के जो जज्बात हैं उनके साथ खेलते हैं, मुल्क की सालमियत के साथ खेलते हैं, रियासत के साथ खेलते हैं, अपने झूठे सियासी बयानिए की वजह से, अपनी घटिया सियासत को चमकाने के लिए, इंशाअल्लाह आइंदा उसके लिए भी कि वो मईशत के साथ खिलवाड़ ना करें, वो वाली भी सिमत को सीधी करके जाएंगे और मुल्क को बाइज्जत तरीके से रोज़गार कमाने के मौके। जो आप बजट आया आप देख रहे हैं कि इतनी मुश्किल हालात और IMF की शराइत के बावजूद एक अवाम दोस्त बजट दिया है, ज़राअत दोस्त बजट दिया है, इन्वेस्टमेंट दोस्त बजट दिया है, IT दोस्त बजट दिया है, जिससे पाकिस्तान के नौजवान जो है उनको मौके मिल सकें, ज़राअत और किसानों को मौके मिल सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं वो प्रोडक्टिव एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं। और यही वो तरीका है जिससे पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सकेगी। इसलिए ये ख़तरनाक खेल मत खेलें, इससे तबाही कलेक्टिव होगी। और जो आप इंतज़ार करें, अभी तो आपको पार्लियामान से मुस्तरद किया है, इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को भूखा किया, बेरोज़गार किया, गरीब किया, माशी तबाही की, कश्मीर फरोशी की, दवाइयों के ऊपर पैसा कमाया, कोविड के फंड के ऊपर पैसा कमाया, दरख्तों के ऊपर पैसा कमाया और आवाम की जो कौमी ख़जाना था, जो अवाम की टैक्स पेयर मनी थी और मुल्की मफाद को बेचा, उन सब का हिसाब अक्टूबर 2023 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मरियम साहब ये बताइएगा कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे काफ़ी वो जारहाना सियासत से अपोजिशन को डिक्टेट करते थे, अब वो अपोजिशन में हैं तो अब भी वो हुकूमत और अदारों को डिक्टेट कर रहे हैं। आपकी जानिब से बेशुमार स्कैंडल्स की तो बात की जा रही है कि उन्होंने ये करप्शन की, वो करप्शन की, लेकिन अभी तक जो अमलन हमने देखा है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। इब्तिदा में कहा गया कि आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 लगेगा, फिर उसके बाद कहा गया कि जो बी चौक में जो कुछ हुआ उस पर कार्रवाई होगी, FIRs का इंदराज हुआ, अभी तक कोई अमलन कार्रवाई नहीं हुई। तो ये माजरत खाना रवैया क्यों है? क्योंकि आपके बयानात और आपका जो इख्तिलाफी बयानियाँ हैं वो उससे मेल नहीं खाता कि कोई एक्शन नहीं है अभी तक। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। उन्होंने कहा कि रोज़ एक नई करप्शन की कहानी साबिका हुकूमत की सामने आती है। और अभी आपको ये बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया है, क्राइम मिनिस्टर का करप बेटा ढोंग इंतखाबात से गैर कानूनी तौर पर काबिज हुआ। मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा सियासी इंतशार की जद में है। उनका ये लिखना है कि लोग मुश्किलात का शिकार हैं, किसानों की फसलें खतरे में हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि हुकूमत की बजाय हर तरफ मुजरिम माफिया दंदनाता दिखाई दे रहा है। पुलिस और मकामी इंतजामिया इस माफिया से मिल चुके हैं। पुरम कारकुनान, रहनुमाओं और अहल खाना पर जबर के पहाड़ तोड़े गए। इमरान खान ने कहा कि हम इंतशार और मुजरिम राज के तसलसल की किसी तौर इजाज़त
नहीं दे सकते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उनका ये लिखना है कि प्राइम मिनिस्टर का अकरब बेटा ढोंग इंतखाब से गैर कानूनी तौर पर काबिज हुआ। उन्होंने ये भी लिखा कि मुल्क का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा सियासी इंतशार की जद में है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, किसानों की फसलें खतरे में हैं। और यहाँ पर आपको खबर देंगे कि FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा सेक्रेटरी पंजाब असेंबली का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को 22 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। बैंकिंग अदालत का मोहम्मद खान भट्टी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी सामने आया है। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को 22 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। साथ ही साथ बैंकिंग अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी को शामिल हुक्म दे दिया है। ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास से मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा खबर। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पर जो है एक मुकदमा बनाया गया है जो मुस्लिम इख्तिलाफ के रहनुमा मोहम्मद सलाई साहब के खिलाफ है और उसमें जो है वो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और इनके भांजे को भी नामजद किया गया है। और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू किया है। अदालत ने उन्हें सिर्फ 4 रिलीफ देते हुए 22 जून तक उनको गिरफ्तारी से मना कर दिया गया है। अदालत ने साथ ही मोहम्मद खान भट्टी को जो है शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया है। इसके साथ मोहम्मद खान भट्टी ने बैंकिंग जराइम में जमानत भी दरखास्त जो है दायर कर रखी है और उनका मौक़िफ़ तफसीलात के लिए यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि कराची की बाहिम्मत लड़की ने मुआशरे के लिए बड़ी मिसाल कायम कर दी। 17 साल अलीशा रिक्शा चलाकर अपने और घर वालों की कफालत कर रही है। तफसीलात देखेंगे शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। कराची की बाहिम्मत लड़की दुनिया के लिए मिसाल, हिम्मत को बनाया माशी मसाइल के सामने मजबूत ढाल, तपती धूप, गर्मी या हो बारिश या फिर लोग क्या कहेंगे। 17 साल अलीशा ने कभी इसकी परवाह नहीं की। वालिद के इंतकाल के बाद घर की कफालत का बेड़ा उठाया, रिक्शे को चाबी लगाई और कराची की सड़कों पर रोजी ढूंढने निकल पड़ी। घर की कुछ मसाइल थे। मेरी उम्र 17 साल है। मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है। अब्बू ज़िंदा थे। अब्बू ने रिक्शा लिया था कि बेटा कोई नहीं है, बेटियां ही हैं 6। मैं सबसे छोटी बेटी हूँ। बस उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी बेटा बन के दिखाए, हमारा बुढ़ापे का सहारा बने। अलीशा कहती है वालिद के बाद घर का चूल्हा जलाना जिम्मेदारी है। स्कूल भी 8वीं क्लास में छोड़ना पड़ गया। गुजारा बहुत मुश्किल है। जिस तरह से महंगाई है, इस तरीके से हमारा अफोर्ड से बाहर एक किराए का मकान है। अलीशा का कहना है घर का गुजारा काफी मुश्किल है, मगर रिक्शा चलाना किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है। और बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलवक्त के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। बाखबर रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।